औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मिड टर्म की अच्छी अच्छी तैयारी कीजिए। अरे बच्चों, हम यस्टरडे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में भी, और आने वाले 3 दिनों में भी हम इसी को कोशिश करेंगे डिस्कस करें। और जैसे ही हम इस एक्टिविटी को कोशिश करके मुकम्मल करते हैं, हम इंशाल्लाह इसको आपसे शेयर भी करवा देंगे। कल हमने आखिरी MCQ जो अटेम्प्ट किया वो ये वाला था, अगर आपको याद हो, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। शायद बैक बेंचर्स को शायद प्रॉब्लम हो देखने में। मेरा ख्याल है नाहिल पढ़िएगा जरा। ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ मार्जिन बतानी थी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की परसेंटेज बतानी है वो अमाउंट तो पता हो। हम आपसे ये बात बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि मार्कअप और मार्जिन बेसिकली होता प्रॉफिट है, लेकिन मार्कअप और मार्जिन के अलग अलग नाम रखने की वजह क्या है कि मार्कअप की अमाउंट को रिलेट किया जाता है कॉस्ट के साथ, और मार्जिन की अमाउंट को रिलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस के साथ। तो अगर उसने यहाँ आपको बताया कि मार्कअप 25% है, तो इसका मतलब है ये कॉस्ट 100% होगी, उसके साथ 25% मार्कअप होगा, तो सेलिंग प्राइस बनी होगी मार्कअप के मुताबिक 125%। जबकि इसके बरक्स अगर मैं इसी चीज को मार्जिन कह दूं तो मेरे कहने का अंदाज चेंज हो जाएगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बट अच्छी कमांड बनाने के लिए जुमला अदा कर रहा हूं। अगर यहाँ लिखा होता मार्जिन वॉज 25%, तो मैं कहता इसका मतलब है कि सेल 100% है, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन 25% है, तो कॉस्ट होगी 75%। फिर कह रहा हूं इस बात को, जब मार्जिन की बात की जाती है तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट भी शामिल होती है और मार्जिन की अमाउंट भी शामिल होती है, और सेलिंग प्राइस हमेशा 100% होती है। लेकिन जब मार्कअप की बात की जाती है तो सेलिंग प्राइस कभी भी 100% नहीं होती। रीजन, क्योंकि मार्कअप का मतलब ही यह है कि आप कॉस्ट के ऊपर कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो फिर कॉस्ट कितने परसेंट है, मैंने आपको बताया कॉस्ट 100% है, और जब आप उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं तो वो मार्कअप बनकर आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बढ़ा देती है। तो मेरा ख्याल है यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सभी इसके जवाब से मुत्तफिक थे। कल हमने इसका जवाब 20% निकाला था, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन में किसी को पूछना तो नहीं है कि 20% कैसे आया है? सबसे हमने पहले क्या किया था, हमने 1,20,000 रुपीज का हमने लिया 25 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1,20,000 खुद 125% है, और जब मैं 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करता हूं तो मुझे मार्कअप की अमाउंट यानी प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाती है। अब इस प्रॉफिट को अगर मैं, यानी ये प्रॉफिट किससे रिलेट हुआ था पहले? कॉस्ट से। और अब मैं चाहता हूं, मैं नहीं बल्कि वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि अगर हम इस प्रॉफिट को मार्जिन की परसेंटेज को जानना चाहें तो वो क्या होगी? तो हमने कहा जो प्रॉफिट की अमाउंट है कितनी निकली थी, 24,000। फिर हमने उस 24,000 को डिवाइड किया किससे, 1,20,000 से, तो हमें पता चल गई थी मार्जिन की परसेंटेज, और वो 20% थी। मजीद कोशिश करते हैं, आगे बढ़ें जल्दी से। ये वाला MCQ है आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जरा इत्मीनान से देख लें और आंसर डिसाइड कर लें। शाबाश। अच्छा, मैंने हसनैन आप बताइए चारों में से कौन सा आंसर है?
जल्दी से बेटा, शाबाश। लायबिलिटी, ओके। समरा आप बताइए, लायबिलिटी है या कुछ और है? लायबिलिटी है। एसेट क्यों नहीं है? थोड़ा सा जोर से प्लीज। अच्छा, कैसे पता चल रहा है सर्विस प्रोवाइड नहीं की? ओके। सारिया, ये सरप्लस क्यों नहीं है? थोड़ा सा लाउड। ये तो आप लायबिलिटी को डिफेंड कर रही हैं कि लायबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ सरप्लस क्यों नहीं है? अच्छा, पता है क्या, मैंने आपसे एमसीक्यूज किस तरह डिस्कस किए हैं अभी तक? मैंने, आप लोगों ने कोशिश की है करेक्ट आंसर को पहचानने की, और जहां नंबर्स हैं वहां पे हम करेक्ट आंसर को देख के फिर बहस नहीं करते। मसलन जैसे ये वाला एमसीक्यू था ना, तो यहां पर हमने करेक्ट आंसर कैलकुलेट किया और फिर इसमें से फाइंड आउट कर लिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वाले आंसर्स नहीं होते होंगे? अगर आप उस अमाउंट को गलत रिलेट करें चीजों के साथ तो परसेंटेज ऐसी बनेंगी। कल आप में से ही कुछ लोगों ने 25% के बाद जवाब दोबारा 25% भी बता दिया था, याद है? तो मतलब ये कि ये सारे डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम जब नंबर्स वाले एमसीक्यूज को, वैल्यूज वाले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं तो उस वक्त हमारी जिंदगी इसलिए आसान होती है कि हम इन ऑप्शंस के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम स्टैम्प पे बेस कर रहे होते हैं। यहाँ से हम वैल्यूज लेकर अपने मुताबिक आंसर निकालते हैं और फिर उसे यहाँ ढूंढते हैं। अब वो एक अलग बात है कि किसी बच्चे ने यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो तो उसका आंसर 25 भी आ रहा होगा, तो वो कहेगा 25% करेक्ट है। लेकिन सही कैलकुलेशन क्या रही थी कि 20% करेक्ट है। तो इसमें से जो भी नंबर आपने कैलकुलेट किया, अब ये तो आपकी लक कि आप पेपर में कितना अच्छा दिमाग चलाते हैं, क्योंकि आपको वहां कोई बताने वाला थोड़ी है कि 20% गलत है या 25%। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं ना बच्चों, ये वाले एमसीक्यू में तवज्जो चाहूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता कि हमने करेक्ट आंसर पहचान लिया, बल्कि अगर आप इन एमसीक्यूज को घर पे, अब आप इसकी प्रैक्टिस, आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं ना, पेपर की, पेपर्स की मिड टर्म की तैयारी करनी है और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने हैं, तो आप क्या अंदाज इख्तियार करें? आप ये अंदाज इख्तियार करें, जब एक एमसीक्यू को पढ़ें तो एक तो उसका करेक्ट आंसर है और 3 करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, तो इसका मतलब है एक एमसीक्यू पढ़ते हुए आप 4 एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। सोचें कि इसका स्टैंड क्या बन सकता है, इसके लिए क्या यहाँ लिखा आ सकता है, इसके लिए यहाँ क्या लिखा आ सकता है, सरप्लस के लिए क्या लिखा आ सकता है। तो सरप्लस क्या होता है, अशकान भाई बता रहे हैं, क्यों नहीं है मतलब सरप्लस आंसर? या जो हमारे मर्चेंडाइज फॉर सपोज एक लिमिट होती है, अगर एक्सीड कर जाए तो। अशकान भाई चले, बहरहाल ये तो मैं अगर इसको एक्सक्लूड भी कर दूं तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये तो हमारे एसएलओ का पार्ट भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये फर्स्ट बाय मंथली था और ये अब आपके पास पेपर में नहीं आ रहे हैं एमसीक्यूज वाले, ठीक है? यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास एसएलओ 6, 8 और 9 के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? लेकिन बहरहाल इस पर मैं अब ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन याद रखिए यही चीज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लाइब्रेरी मेंबरशिप फी हटा दूं और इसकी जगह कोई और नाम लिख दूं, सर्विस इनकम लिख दूं, सर्विस फी लिख दूं, तो यही चीज आपके पास सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आ सकती है। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है, सरप्लस के लिए बस एक जुमला बोल रहा हूँ जो आप लोग बोलना नहीं चाह रहे, आप लोग बोल नहीं पा रहे जी। सरप्लस तो प्रॉफिट होता है, मतलब आप खुद बताइए। मैं सोच ही रहा था कि मैं किसी को मौका दूं कि क्या अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर बताया? नहीं बताया ना। मैं जब ये पूछता हूं कि सरप्लस क्यों नहीं है, तो मेरा बेटा आप सरप्लस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सरप्लस, ताकि फिर मुझे पता चले अच्छा सरप्लस तो ये होता है। तो इस तरह आपका भी दिमाग चलता है, अगरचे कि ये एमसीक्यू हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें पता तो होना चाहिए। आप आगे के लिए पढ़ेंगे, आगे जिंदगी में और भी आपने पढ़ना है, तो सरप्लस का वर्ड क्या खत्म हो गया? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक नहीं है? बैचलर्स में भी है, पढ़ेंगे आप दोबारा। तो बात यह है कि सरप्लस है बेसिकली जनाब एक्सेस अमाउंट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, ऐसे ही है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इनकम और इनकम ऑफ an organization which is
basically set for non-profit purpose, not for making profit purpose. तो चलें बहरहाल ये इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ जाता हूं। मोहम्मद अली रजा साहब आप कह रहे हैं यही वाला सवाल अगर मार्कअप के लिए आता तो क्या होता? तो बेटा मार्कअप तो गिवन है ना मेरा बच्चा, फिर मार्कअप की अमाउंट यहाँ आपसे पूछता क्या है। सही है अली रजा, आपने सवाल मासूमाना से किया है, मैंने जवाब दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया। मेरा ख्याल है कि ये वाला एमसीक्यू भी अब छोड़ दूं, या आप चाहते हैं बस जल्दी जल्दी जवाब बता दूं इसका? क्योंकि मेरा ख्याल है अब आप फोकस काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस एमसीक्यू को हम छोड़ दें, SLO 7 से रिलेट करता है ना, इसलिए ये भी एमसीक्यू SLO 7 से रिलेट करता है। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट बाय मंथली में तो फिर यही दो होंगे शायद, या पार्टनरशिप भी होगा थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं, जो मुझे लगता है कि भाई इसमें से इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जनाब ठीक है, ये तो बहुत आसान सा एमसीक्यू है मेरा ख्याल है, इतना आसान भी होता है कि वो आपको आप 5 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में स्टैम्प पढ़ते ही आप सोच लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा। जनाब सोच लें इत्मीनान से, और चारों पार्टनर डिफाइन करने वाले हैं आप लोग। सर क्यों है नॉमिनल? चलें आप ही बता दें। मतलब अगर कोई आंसर ये कहेगा, जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई बच्चा मुझे बोले नॉमिनल पार्टनर तो मैं उससे बोलूँ नॉमिनल को एक्सप्लेन करो, मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ भाई ये गवर्नमेंट पार्टनर को जरा समझा दें ये क्या होता है। फिर क्या ख्याल है, मैं करेक्ट आंसर ही आपसे पूछूंगा? नहीं तो चलें बताएं, आप नॉमिनली बता दें फिलहाल। मुनीबा जरा स्टैम्प पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है ऊपर। सही है, तो अनमोल बताइए आपके मुताबिक क्या आंसर होगा? ओके, महा एंडोवमेंट पार्टनर के बारे में बताओ क्या होता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट अब पढ़ना है, अब इसको सोचना है इसके बारे में। शफात भाई एंडोवमेंट पार्टनर क्या होता है? जल्दी से शाबाश, नहीं पता? आखिर में तो आना ही पड़ेगा, क्या ख्याल है? जी मासूमा नहीं याद आ रहा? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये भी अच्छी डेफिनेशन होती है, स्लीपिंग पार्टनर की तरह होता है ना? ठीक है, तो फिर स्लीपिंग में क्या फर्क है और एंडोवमेंट में? ये दोनों नहीं सर, स्लीपिंग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन सोया था। अच्छा, स्लीपिंग जो होता है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है, क्लास में एनरोल्ड होता है, क्लास में ऑनलाइन होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता है। और एंडोवमेंट पार्टनर के बारे में जी हरी, तो फिर स्लीपिंग में फर्क क्या दो? नहीं जहाँ तक हाँ कंट्रीब्यूट करता है, पैसे लगाता है, लेकिन वो कुछ भी डिसीजन नहीं लेता, ये बात तो एग्री है। ठीक है, अच्छा जी अंजिया सलीम, याद नहीं आ रहा? सॉरी, अच्छा जी, ऑनलाइन वाले सब सो रहे हैं?
मतलब मैं सिर्फ फिजिकल वालों को पढ़ा रहा हूँ? होल्डिंग आउट पार्टनर वैसे किसी को पता है क्या होता है? पक्का नहीं ना? तुक्का लगाया? होल्डिंग आउट पार्टनर भी बिल्कुल, ये सब बहुत क्लोज नेम है सारे, नाम का पार्टनर जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे ये शेयर्स वाला मामला नहीं है, ठीक है? अच्छा, बहरहाल तो हफ्सा बेटा खुदा ना खास्ता पढ़ा तो नहीं? ये तो पीओसी में भी पढ़ा होगा आपने शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। पीओसी में पढ़ा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अशकान भाई ज़रा रिपीट कर दें अपनी बात प्लीज़, बड़े आराम से, इत्मीनान से। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, जो आपने कहा बस मुझे क्या पता आपने क्या कहा, सही कहा गलत, मैं तो आपकी बात रिपीट करवाना चाह रहा हूँ जो आपने अभी इससे पहले कही थी, इससे रिलेटेड जब मैंने कहा था क्या आंसर है करेक्ट। लेकिन ना ही उसकी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, ना ही वो किसी ऑपरेशन वगैरह में या डिसीजन मेकिंग में अपनी साइड से कुछ कहता है, कुछ करता है। ठीक है, बहरहाल बच्चों, जो अशकान के जवाब से मुझे एतराज़ नहीं है, और इन्होंने भी जो जवाब, शायद नहीं, और किसने जवाब दिया था नॉमिनल से रिलेटेड, सॉरी नॉमिनल, और किसी और ने भी कहा था नॉमिनल, मुझे याद पड़ता है। अशकान आपके बाद और भी किसी ने नॉमिनल को सेकंड किया था ना? किसी ने भी नहीं किया था? हाँ, लेकिन बहरहाल आपकी एक्सप्लेनेशन आपने जो शुरू में सबसे पहले दी थी वो बिल्कुल सही दी थी। नाइल साहब, आपको आवाज़ है अशकान की? क्या कहा इन्होंने जल्दी से? और वो इस टाइम में यही बोल रहा है कि जिन्होंने कोई पैसे भी नहीं लगाए और मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं ले रहे, ठीक है? तो ये नॉमिनल पार्टनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम ये करें कि मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड की हुई है शायद, और अगर नहीं की हुई तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, पार्टनरशिप से रिलेटेड मुझे याद पड़ता है मैंने प्रोवाइड की है, उसको पेपर से पहले ज़रा देख लीजिएगा। दोनों के डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। देखें, बात यह है कि आपने इंग्लिश का एक लफ्ज़ बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिनोनिम्स। उसका मतलब यही होता है ना कि बहुत क्लोज वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि एक जैसी मीनिंग निकाल रहे होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये डॉर्मेंट और स्लीपिंग एक जैसे पार्टनर्स के लिए यूज होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही वर्ड्स हैं दोनों। यानी स्लीपिंग पार्टनर भी वो है जिसने कंट्रीब्यूट किया, डॉर्मेंट पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर वक्त पड़ने पर, जैसे अगर कभी कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो उसको बुलाकर उस पार्टनर को उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है, उसकी कंसर्न ली जा सकती है। लेकिन जब डॉर्मेंट पार्टनर की बात की जाती है तो एक ऐसा शख्स जो बस बैठा हुआ है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और बिजनेस जो एक्टिव पार्टनर है वही रन करते रहेंगे, चाहे कितना मेजर डिसीजन क्यों ना हो, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं होगा। तो और आम तौर पर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको इसमें बहुत डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा, तकरीबन एक जैसे वर्ड नजर आएंगे, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें क्लियर हमारे सामने आती हैं। ठीक है जी, दोबारा बोलिए, कौन पहला वर्ड समझ नहीं आया? वेंचर्स कह रही हैं?
जो लोग, अब उनकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनको टाइटल क्या दिया गया है। अगर वो बिजनेस में डिसीजंस में कभी मेजर डिसीजंस में पार्ट लेना चाहते हैं तो फिर वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। बट अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे, उनको कहते हैं भाई आप, जैसे मिसाल के तौर पे जब, अब मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जैसे कंपनी में जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बस सिर्फ नाम के पार्टनर हैं, यानी कंपनी के मालिक हैं। डिसीजन सारे कौन ले रहे हैं? डायरेक्टर। और कोई एक शख्स जो है अपना डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी डिसीजन लेती है। तो बिल्कुल इसी तरह है यहाँ पर ये चीज, ठीक है। बस कोशिश ये करें कि जो थ्योरी मैंने प्रोवाइड की है कम से कम उसको जरूर एक बार देख लें ताकि चीजें क्लियर हो। मजीद आगे बढ़ता हूँ ताकि जल्दी जल्दी, सॉरी, होल्डिंग आउट का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, और यानी यूं समझ लें कि इन्वेस्टमेंट तो उसने की है, अमाउंट होल्ड, कुछ हिस्सा जो है वो होल्ड करता है, और बिजनेस में एक्टिव पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहना चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं भाई इस वक्त आपकी जरूरत है, आप आके काम करें बाकायदा, सिर्फ डिसीजन नहीं चाहिए आपका, आप काम भी करें आके, तो फिर उस वक्त आके बिजनेस को अपनी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मजीद, और देखें ऑनलाइन में मुझे लिख के भेजा है, मेरा ख्याल है हुज़ैफा है। मैं यही कह रहा हूँ हुज़ैफा कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आके फिर डिसीजंस में पार्ट लेता है। आमतौर पे जनरली वो डिसीजन में पार्ट्स नहीं ले रहा होता, इसीलिए उसका नाम होल्डिंग आउट है। इसीलिए तो ये बेस्ट डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तमाम पार्टनर्स जो हैं, ये तमाम पार्टनर्स की जो टाइप्स हैं ये बहुत क्लोज हैं इससे। क्योंकि ये अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह का वर्ड लिखते हैं जिसको पढ़ते ही स्टूडेंट फौरन समझ जाए, तो वो तो जिस तरह आपने यहाँ पर फौरन आंसर मालूम कर लिया 20, इसी तरह आपके दिमाग में ये भी आएगा। तो ये चारों बहुत क्लोज हैं, और यही वजह है अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ भी है बट स्टिल खुदा ना खास्ता अगर आप अभी कंफ्यूज हैं तो रीजन यही तो है कि आप चारों में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते चीजों, क्योंकि बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है। तो एक बार इसको रिव्यू और कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपका। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मजीद, और अटेंडेंस आप लोगों की मार्क करता रहूँगा साथ साथ। जरा अब आप लोग एमसीक्यूज के आंसर देख देख के बताते रहिएगा प्लीज। जरा एमसीक्यू का आंसर देख लें, डिसाइड कर लिया पहले? क्या बहुत आसान है लग रहा है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। एक मिनट अपने पास खोल लो, ये इस तरह मुश्किल हो रही है मुझे। नहीं, मेरे पास मुश्किल से नजर आ रहा है क्योंकि वो विंडो बड़ी की हुई है मैंने। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स म्यूचुअली एग्रीड आर कंटेन्ड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, कोई एतराज इस पे तो मेरा ख्याल है किसी को एतराज नहीं है। पार्टनरशिप डीड का आसान नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हुसैन रजा काज़मी एतराज? आगे बढ़ो, चलें। दास्तान आ गई लिखी हुई, ये तो बहुत छोटी दास्तान है। पेपर में एमसीक्यूज पता है कैसे है? मैंने कहा पूरा सवाल लिखा हुआ है, उसके बाद 2 एमसीक्यू बने हैं उससे रिलेटेड। पूरा सवाल लिखा हुआ है, उसके बाद तैयार कर रहा हूँ ना आपको ज़हनी तौर पे, ताकि आप ये ना बोलें कि भाई पेपर मुश्किल था। पेपर मुश्किल नहीं है, फॉर्मेशन का पूरा सवाल छपा हुआ है, और उसके बाद 2 चीजें मैंने पूछ ली उसमें से। 1 लाइन एमसीक्यू, 1 लाइन पूरा सवाल, फिर 1 लाइन स्टैम्प के व्हाट विल बी द, या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिस्टर ए। तो अब आप पूरा स्टैम्प पढ़ के उसमें से पूरा उस सिनेरियो को पढ़ के कैपिटल ए की अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, नहीं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरा बेटा कि आप कर सकते हो मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप नहीं कर सकते। और आप खुद, अब वही वाली बात है ना कि आप बोर्ड का एक्सपीरियंस कर ही नहीं सके फर्स्ट ईयर में। अगर आपने बोर्ड का एक्सपीरियंस किया होता तो आप यकीनन कहते कि सर आपने हमारी भलाई के लिए। नहीं परेशान नहीं, आप मिड टर्म का पेपर कर लें और यहाँ का फाइनल प्रीलिम कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह आप फाइनल पेपर जब बोर्ड से देके निकलेंगे तो या तो मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे होंगे या फिर क्या होंगे, बस ठीक है यार ओके सही है, परेशान नहीं, सब आसान होगा इंशाल्लाह।
चलें अब इसको ज़रा डिसाइड कर लें, मैं अटेंडेंस भी मार्क कर लूँ साथ साथ, ताकि एक ही यूनिट होता। निकाल लिया आंसर? हाँ, वेरी गुड। मुझसे करके आई हो काम क्या? स्क्रीनशॉट रखे ना सारे हैं? अच्छा, तो मालूम क्या करना है इसमें प्यारे भाई हसन? मालूम क्या करना है इसमें? किसका कैपिटल मालूम करना है? यानी पूरी फर्म का कैपिटल, किसी एक का नहीं। तो इसका मतलब है आप सारी वैल्यूज जरा जल्दी से प्लस माइनस कर लें। कर ली? नहीं करें ना? मुस्कान साहब आंसर निकाल लिया? अच्छा पढ़ रहे हैं, ओके। मैं अटेंडेंस भी मार्क कर लूँ साथ साथ। चलें जी, आजिम शौकत साहब, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया, आलियान अकबर, अमसल, जी अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल, हरीबा उमर। अगर आप ये कर चुके हैं सब लोग तो मैं अगला वाला एमसीक्यू शो कर दूं, फिर आंसर हम बाद में डिस्कस कर लें, ताकि मैं अटेंडेंस भी मार्क करता हूँ। सब लोग जल्दी कर लें सर ज़रा, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, वरना ये बच्चे बोर हो रहे हैं बेचारे। हरीबा उमर हैं मौजूद, थैंक यू। अशकान साहब, अस्मा, बनीन, बिस्मा, फरवा, अफसा, आन्या, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हुसैन रज़ा, मुज़फ़्फ़र हुसैन, इलियान अली, इलियान अली के बाद इंसिया, इंसिया नहीं है क्लास में, इस्माइल, लकी ज़ुबैर, मेरा ख्याल है नेक्स्ट एमसीक्यू शो कर दें आपको, फिर इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी काम कर रहे हैं? मासूम आंसर निकाल लिया? वैसे किया क्या है? अशकान कर क्या रहे हो? चलो ये बता दो। एसेट्स को प्लस और क्या कोई लाइबिलिटी भी लाए हैं दोनों पार्टनर्स बिजनेस में? अच्छा, दोनों ने अपने रनिंग बिजनेस को मर्ज किया और एसेट और लाइबिलिटीज जो हैं वो अलीना के एसेट्स और सारे एसेट ऐड हो गए, और हफ्सा के एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी है? अलीना की लाइबिलिटी के नाम पढ़ना जरा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, और हफ्सा की लाइबिलिटीज के नाम पढ़ो बस। तो ये लाइबिलिटीज लेस हो गई। क्या है करेक्ट आंसर? फाइन ड्राइंग व्हेन कैपिटल एट स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखें, अब मिड टर्म में तो इतना कम टाइम रह गया ना कि मैं आपको कोई सजेशन भी दूं तो इस वक्त पता नहीं आप उस पर अमल कर पाए नहीं या नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है मिड टर्म के बाद आप अपनी पढ़ाई का अंदाज कुछ इस तरह कर लीजिएगा, बराए मेहरबानी जो लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं, बेशक अभी वो मेरी बात सुनने और काम में मसरूफ हैं, काम करते ना, मेरी बात कान खोल के सुनने। अपनी मिड टर्म के बाद तैयारी का अंदाज कुछ यूं करिएगा कि SLO6 की एक एक लाइन को देखते जाइएगा कि सर ने वो पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, उससे रिलेटेड क्या चीज़ पढ़ाई है, और उसको चीज़ों को जो है लाइन अप करते हुए आगे बढ़िएगा। सबके पास आ गया? काफ़ी जल्दी आ गया माशाल्लाह जवाब। मुझे सिर्फ हुज़ैफा ने यहाँ से जवाब लिख के भेजा है अभी तक, और मोहम्मद अली साहब ने भेजा है। बाकी सब लोग क्लास में सिर्फ मौजूद हैं और अटेंडेंस मार्क करवाते हैं बस बेचारे।
जी इस्माइल भाई आपका शुक्रिया, आपने भी आंसर लिख के भेजा। सर आंसर मालूम कर लिया, कैसे आया? हमें मालूम क्या करना था? तो आपने कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को ऐड कर लिया, और किसको? कैपिटल एट एंड को लेस कर दिया, सही है। और नॉर्मली क्या लेस करते थे? वेरी गुड, एक्सीलेंट, हम नॉर्मली लेस करते थे तो क्या पता चलता था? और आज कैपिटल एट एंड मालूम था तो ड्राइंग मालूम कर ली, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसी को पूछना हो तो पूछ लेगा वो खुद। जी वही आ गया क्या दोबारा? हाँ सॉरी, ये बेटा -2000 था मेरा बच्चा, ये अच्छा नेक्स्ट वाला 46,000, सही मेरा बेटा। चले सर आप आंसर मालूम। जी भाई एक मिनट रुक सर तो आप जाओ। इसको बोल रहे थे? अली रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैंने मूव नहीं किया इसको, ये था। जी अली भाई बोलिए प्लीज। सर वो पहले वाले का आंसर क्या बताया आपने? अली मुझे आप सॉरी, आपका सवाल समझ नहीं आया। सर इससे पहले वाले एमसीक्यू का आंसर क्या बताया आपने? इससे पहले वाले एमसीक्यू का आंसर हमने सी बताया, 12,000 रुपीज। सही है। ओके हाँ तो भाई आप लोगों ने मेरी बात सुन ली, मैंने आपको क्या कहा मिड टर्म के बाद आप किस तरह से तैयारी करेंगे। SLO 6, SLO 8 और SLO 9 के जो भी पॉइंट्स हैं SLO सामने रखकर उनके लिहाज से प्रिपरेशन कीजिएगा। और अभी अब क्योंकि इतना 3-4 दिन है आपके पास, क्लासेस भी ले रहे हैं कॉलेज की, तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके सारे एमसीक्यू किसी ने खत्म कर लिए हैं, क्योंकि आपके दरमियान ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं जिन्होंने एमसीक्यू सारे पढ़ लिए, मिसाल के तौर पे 2019, 18, 17, 16, 15, चले अगर 15 तक भी पढ़ लिया तो फिर आप 14, 13, 12 इनको ना करें। 15 तक पढ़ने के बाद आप अपना अंदाज क्या अख्तियार करें, आप 13 का कोई क्वेश्चन उठा लें, 15, 16, 17 का कोई क्वेश्चन उठाएं और उसके आंसर्स मालूम करें, चाहे लिखकर चाहे दिमाग में। यानी आप ये देखें कि आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, और सवाल सॉल्व कर लेंगे तो इट मीन्स कि उसमें से कोई भी चीज हमने, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अब मैं एग्जैक्ट हर चीज नहीं बताऊंगा ना आपको। जैसे हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को एमसीक्यू किस तरह दिया, इनकम स्टेटमेंट का डेटा दिया सारा और बच्चों से बोला ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, तो पूरा बच्चा आधा इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, उसके बाद ही वो ग्रॉस प्रॉफिट बता सकता है। तो उसको पता होना चाहिए कि सेल में से सेल रिटर्न लेस होता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स और मालूम करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो इसी तरह आपके पास सिंगल एंट्री में आप जैसे भी देख रहे हैं, ये एमसीक्यू क्या है कि किसी को प्रोसीजर पता है तो जवाब बता रहे हैं ना वो, तो जल्दी से इसका जवाब डिसाइड करें। 46,000 सेकेंड मंथ, वो तो अगर रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो बिल्कुल ऐड होगी। हाँ जी महावसीम, मरियम मंसूर, ये तो 16,000 कह रहे हैं बच्चे आंसर, 46 बता रहे हैं भाई मुझे अपना हुजैफा। मरियम मंसूर हैं क्लास में, मासूमा, मिधत, मुफद्दल, मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीब खान, मुनीबा, नाहिल, नूरुल हुदा, नजर, राफे, रामीन, सबा, सलमान, समरा, सारिया, शफात, शामीन,
ज़ुहैब, तंजील परवेज, यशल, दूसरा ज़ोया। ओके जी, 46,000 आ गया। अब इस पे आ जाए। आप सो रहे थे, मैं कह रहा हूँ ना आप सो रहे थे, या आप बातों में मसरूफ होंगे। बस बात खत्म, पढ़ लें। इसका आंसर बता दें, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। बच्चों इसका आंसर लिख के भेजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मुझे इसका आंसर लिख के भेजें फटाफट। $1,40,000। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 1200 रुपीज। बैड डेट्स नेट सेल पर होगा 2%। आपसे वो चाहता है कि आप उसे बताएं कि बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में और अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट होगा। तो काफ़ी बड़ा उसने जुमला लिख के दे दिया आपको कि वो बता रहा है खुद कि आप बैड डेट एक्सपेंस को कहाँ इनकम स्टेटमेंट में कितना रिपोर्ट करेंगे। उसको यूँ भी कह सकता था कि आप इससे रिलेटेड अमाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ रिपोर्ट करेंगे, और यहाँ आपको वो फिर इनकम स्टेटमेंट या और भी कोई वर्ड दे के कन्फ्यूज कर सकता था। तो अभी हमने आसान किया हुआ इसको, बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ही रिपोर्ट ए है। ओके, सबके पास ए है इसका आंसर। मुझे बता देंगे कैसे। 1,40,000 का 2% लिया और 2,800 रुपीज इनकम स्टेटमेंट में आया, और आपने यानी आपने 2,800 में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स के ओपनिंग बैलेंस को ना प्लस ना माइनस किया। इनकम स्टेटमेंट के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाई तो आपने फिर इस 1,200 को 2,800 में ऐड कर दिया और 4,000 रुपीज। इट मीन्स ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से कल ऑनलाइन मुलाकात होगी, और जो आज यहाँ ऑनलाइन है उनसे कल फिजिकल मुलाकात हो रही है। फी अमानिल्लाह एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे पेपर, ऑल पेपर्स बल्कि। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।